Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Vesh Saraf and I hope आप लोग सब अच्छा कर रहे हो. So this is the second lecture of our president series, right? So let's get started. तो हमने पुराने लेक्चर में 52 आर्टिकल 52, 53, 54 और 55 को हमने पढ़ लिया था. आज की क्लास में हम बेसिकली 56 से शुरू करते हैं, राइट? तो आर्टिकल जो आपका 56 रहता है वो क्या बताता है आपको? वो आपको बताता है व्हाट आर द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, राइट? फिर आपका आर्टिकल 56 बताता है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन. 58 बताता है आपका क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट. आर्टिकल 59 बताता है आपका कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस. आर्टिकल 60 क्या बताता है आपका? ओथ ऑफ बाय द प्रेसिडेंट, राइट? आर्टिकल 61 बताता है इम्पीचमेंट, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं आर्टिकल 61. एंड आर्टिकल 72 आपका पार्डनिंग पावर बताता है, क्षमादान जो शक्तियाँ रहती है, और या फिर और भी जो शक्तियाँ रहती है आर्टिकल 72 ये उसके बारे में बात करता है, ठीक है? तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, हम बेसिकली अगर 56 से आर्टिकल अगर हम 60 तक देखें, तो देखिए आपका जो आर्टिकल 56 है वो किसके बारे में बता रहा है आपका? जैसे अगर हम यहाँ पर लिखें TEQCO, राइट? तो जैसे हम बोलते हैं ना टेक कंपनी, है ना? तो टेक कंपनी में हम बोलते हैं TECH, शॉर्ट फॉर्म में ले बोल देते हैं, राइट? तो यहाँ पर अगर आप करोगे तो TEQ, है ना? तो अगर आप टेक बोलते हो तो TEQ आ गया, और C और O कंपनी का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, तो टेक भी वैसे ही साउंड कर रहा है. तो जहाँ पर आपका जो टी है वो आर्टिकल 56 है, बेसिकली वो टर्म के बारे में बात करता है. ई फॉर एलिजिबिलिटी आर्टिकल 57, क्यू फॉर क्वालिफिकेशन ये आपका आर्टिकल 58 है, राइट? सी फॉर आपका कंडीशन ये आर्टिकल 59 है, और जो आपका ओ है ये आपका आर्टिकल 60 हो गया, ठीक है? तो ये आपका बेसिकली छोटा सा, राइट, आप कह सकते हो ट्रिक टाइप का है, राइट? अगर आपको याद है, राइट, दैट्स गुड, अदरवाइज यू कैन, राइट, आप इससे हेल्प ले सकते हो. मूविंग, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 56 के बारे में. तो आर्टिकल 56 किससे डील करता है? बेसिकली टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में. तो द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफ ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस. मतलब बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो प्रेसिडेंट है उसका टेन्योर कितना है आपका? 5 साल है, राइट? फिर द प्रेसिडेंट मे बी बाय राइटिंग हिज अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइंस हिज ऑफिस. तो अपना वो रेजिग्नेशन किसको सौंपता है? वाइस प्रेसिडेंट को सौंपता है ना? तो अगर जैसे प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो किसको देगा अपना रेजिग्नेशन? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को देंगे. The president may, for the violation of constitution, be removed from the office by impeachment in the manner provided in Article 61. तो अगर उनने किसी भी संविधान में राइट का उल्लंघन कर लिया, तो उसके लिए उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया हो सकती है, जो कि आर्टिकल 61 में दी गई है, जिसके बारे में हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं. फिर द प्रेसिडेंट शेल इन स्पाइट ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस. तो अब मान लीजिए कि प्रेसिडेंट का टेन्योर खत्म हो गया. अब टेन्योर खत्म हो गया तो ऐसे तो नहीं होगा कि उनको तुरंत ही बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो नया प्रेसिडेंट आएंगे वो, राइट, उनका इलेक्शन होगा, ओथ होगा, या फिर कुछ डिले भी हो सकता है. तो अगर डिले हो गया या फिर राइट बीच में गैप है, तो वो उस समय तक क्या कर सकते हैं? सक्सीड कर सकते हैं, है ना? बेसिकली वो अपना मतलब उस समय तक आपका जैसे टेन्योर खत्म हो गया, पर उसके बाद भी क्या कर सकते हैं? वो आपका बेसिकली अपना ऑफिस को संभाल सकते हैं. फिर आर्टिकल 57 क्या बोलता है? एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन. अ पर्सन हु होल्ड्स और who has held office as president shall, subject to the other provision of this constitution, be eligible for the re-election टू दैट ऑफिस. तो यहाँ पर अगर हम बात करें, आर्टिकल 57 ये बताता है एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, कि अगर कोई भी, अगर आपको जो प्रेसिडेंट हैं वो फिर से क्या आप कर सकते हैं, या फिर पहले से अगर किसी ने प्रेसिडेंट का पद संभाला है तो फिर से वो क्या री इलेक्शन कर सकते हैं, राइट? इलेक्शन के लिए बेसिकली वो एलिजिबल रहते हैं. जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनने वो कंजिक्यूटिवली उनका 2 टर्म था, है ना? जैसे वो एक बार 1952 में उन्हें इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता, और 1957 में. तो ऐसे अगर हम देखें तो उनने बेसिकली उनका 10 साल तक उनने, राइट, प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट वो रहे, 1952 से लेके 1962 तक. फिर अगर हम देखते हैं आर्टिकल 58 में, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, राइट? कि क्वालिफिकेशन क्या होता है आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने के लिए? आप तो सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, फिर 35 साल की उम्र के होने चाहिए, एंड इज क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा. तो लोकसभा के, राइट, इलेक्शन लड़ने के लिए, राइट, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, राइट, जो आपके बेसिकली एमपीज होते हैं ना लोकसभा के, तो उनका इलेक्शन लड़ने के लिए आप क्वालिफाई हो. जैसे कि आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, 25 साल से ऊपर होनी चाहिए, कोई क्रिमिनल
रिकॉर्ड्स नहीं होने चाहिए एक्सेट्रा। तो ये सब क्या होता है आपके राइट लोकसभा के मेंबर के इलेक्शन के लिए क्वालिफिकेशन होता है, ठीक है। फिर अगर हम समझते हैं कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, तो ये आपका क्या है आर्टिकल 59। सो द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ अ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, राइट। अगर क्या आपका सबसे पहले तो जो प्रेसिडेंट होना चाहिए वो क्या ना तो किसी हाउस का राइट मेंबर होना चाहिए लोकसभा राज्यसभा का, ना ही किसी भी बेसिकली स्टेट का लेजिस्लेचर का विधानसभा का मान लीजिए कि उसका कोई भी वो मेंबर नहीं होना चाहिए। And if a member of either house of a parliament or a house of legislature of any state be elected president, he shall be deemed to have a vacated his seat in that house on the date on which he enters upon his office as president। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर वो किसी भी लोकसभा राज्यसभा या विधानसभा कहीं का भी अगर वो मेंबर है ना, तो वो जैसे ही मतलब बेसिकली अपना एंटर करेंगे हाउस मतलब प्रेसिडेंट की पद संभालेंगे तो वो वहां से अपना उनको कंसिडर कर लिया जाएगा कि उन्होंने अपनी सीट को वहां पर छोड़ दिया, राइट। एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, राइट। अब यहाँ पर हम बात करें कि आपका जो आर्टिकल 60 है, आर्टिकल 60 क्या बताता है, ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखें, एक मैंने इमेज इंसर्ट की है, यहाँ पर आपको दिख रहा है एच जे कन्हैया जी, राइट, जो उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एच जे कन्हैया जी किसको ओथ दिला रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि प्रेसिडेंट थे उस समय के, है ना। तो या तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज और ये देखो मैंने विजुअलाइजेशन के लिए बताया जिससे आपको ये याद रहे, है ना, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही प्रेसिडेंट को क्या दिखाता है, क्या दिखाता है, ओथ दिलाता है ना। अब यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा मैं बताता हूँ, जैसे कि आर्टिकल जो 60 रहता है वो प्रेसिडेंट की ओथ के लिए रहता है, ठीक है। फिर जो आर्टिकल आपका 69 रहता है वो आपका वाइस प्रेसिडेंट के ओथ के लिए रहता है, और जो आपका आर्टिकल 159 रहता है वो गवर्नर के ओथ के लिए रहता है ना। तो जैसे 60 में 9 जोड़ोगे तो आप 69 आ जाएगा, उसमें अगर आप 90 जोड़ोगे तो आर्टिकल 159 आ जाएगा, राइट। तो आर्टिकल 60 आपका प्रेसिडेंट के रिलेटेड रहता है, आर्टिकल 69 वाइस प्रेसिडेंट के लिए, और आर्टिकल 159 आपके गवर्नर से रिलेटेड रहता है, ओके। नाउ आर्टिकल हम 61 के बारे में बात करें, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इम्पीचमेंट होता क्या है। तो इम्पीचमेंट या फिर महाभियोग इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम द ऑफिस फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और फेलियर टू परफॉर्म एनी वाइटल ड्यूटी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ नेशन। तो आपका जो इम्पीचमेंट होता है ये क्या एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाया जाता है। और ये क्यों हटाया जाता है, या तो उनने किसी भी संविधान में का उल्लंघन किया है, राइट, किसी भी आर्टिकल का, या फिर उनने ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य नहीं किया जो हमारे देश की प्रगति पे मतलब बेसिकली राइट प्रोग्रेस करा सकता था हमारे देश को, ठीक है। तो ये हो गया आपका इम्पीचमेंट। अब हम देखें आगे, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61 द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेजोल्यूशन कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स, राइट, लोकसभा और राज्यसभा विद द फॉलोइंग कंडीशन। तो आपका जो ये इम्पीचमेंट है, राइट, बेसिकली जो इम्पीचमेंट का चार्ज है एक रिजोल्यूशन के फॉर्म में, राइट, एक रिजोल्यूशन के फॉर्म में किसी भी आपके बेसिकली हाउस से निकल सकता है, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, कहीं से भी निकल सकता है आपका, है ना। द इनिशिएटिंग हाउस शेल सेंड अ 14 डेज नोटिस टू द प्रेसिडेंट साइन बाय एटलीस्ट 1/4 और टू 25% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ दैट हाउस। मतलब कि सबसे पहले तो क्या होगा, जब आप जो इनिशिएट कर रहा है, जैसे मान लीजिए लोकसभा इनिशिएट कर रही है, तो वो 14 दिन पहले क्या करेगा, प्रेसिडेंट को नोटिस करेगा, नोटिस भेजेगा, और उस नोटिस में, राइट, लोकसभा में जितने टोटल मेंबर्स है, मान लीजिए जैसे 545 मेंबर्स है, तो 545 मेंबर्स का 1/4% सॉरी 1/4 जो होंगे या फिर 25%, राइट, वो लोग उतने लोगों का एटलीस्ट सिग्नेचर होना चाहिए, राइट, है ना। Then after 14 days the house shall vote on it and it requires special majority 2/3 for its passage। तो अब ये बोल रहा है कि अब 14 दिन बाद क्या होगा कि जो आपका हाउस था वो क्या करेगा, वोट करेगा, है ना, वोट करेगा, और उसके लिए उनको क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए फॉर इट्स पैसेज। अब देखते हैं स्पेशल मेजोरिटी कैसे मिलेगी। मान लीजिए कि आपका जो लोकसभा है, ठीक है, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ, तो लोकसभा में कितने मेंबर्स है आपके, 545 मेंबर्स है ना। अब मान लीजिए ये 545 जिस दिन वोटिंग होनी थी आपका, है ना, उस दिन ऐसा तो नहीं कि सबके सब 545 ही प्रेजेंट होंगे, मान लीजिए करीब करीब 420 लोग प्रेजेंट थे, राइट। तो ये क्या थे आपके, दीज आर द नथिंग बट प्रेजेंट एंड वोटिंग, क्या थे ये आपके 420 आपके प्रेजेंट एंड वोटिंग थे। अब इनका हमको क्या चाहिए, बेसिकली 2/3 चाहिए, तो 420 इंटू 2/3,
राइट। ये 420 इसलिए है क्योंकि आराम से क्या कर सकता था बेसिकली, राइट, डिवाइड हो सके 3 से, है ना। तो ये कितना आ रहा है आपका 280 आ रहा है, राइट। अब ये जो 280 मेंबर्स हैं, राइट, ये बेसिकली जो 280 नंबर आया ये हमारे एब्सोल्यूट मेजोरिटी को भी क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। तो जो आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी होगा तो वो कैसा होगा बेसिकली आपका, कि जब अभी जो 545 है इसको आप जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया आपका 273 आ गया, है ना। तो अब ये देखिए आपका जो 280 है वो क्या है आपका, ग्रेटर देन 273 है ना। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बिल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली रेजोल्यूशन जो है आपका क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। नहीं, now if passed from one house and then sent to the other house for investigation where president has right to defend himself। अब एक पास जैसे लोकसभा से पास हो गया तो अब कहाँ पर जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा में क्या होगा, प्रेसिडेंट के पास ये एक उनका राइट रहता है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं जो भी उन पे एलिगेशन या फिर जो भी उन पे राइट आरोप लगे, है ना। नाउ इफ द सेकेंड हाउस पास बाय स्पेशल मेजोरिटी देन प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड। अब सेकेंड हाउस जो राज्यसभा था उनने भी क्या कर दिया, इसको इनको पास कर दिया, राइट, इस रेजोल्यूशन को। तो बेसिकली अब क्या हो जाएंगे, आपके प्रेसिडेंट अलग हो जाएंगे, राइट, बेसिकली रिमूव हो जाएंगे, है ना। एंड अभी तक वैसे बेसिकली कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है जो इनके ऊपर महाभियोग लगा हुआ। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 बेसिकली क्या होती है, आपकी पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले आपके इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स रहते हैं। जैसे सबसे पहले हम समझते हैं पार्डन। तो पार्डन मतलब क्या होता है, इट रिमूव्स बोथ सेंटेंस एंड द कन्विक्शन। तो बेसिकली क्या करता है ये आपका, राइट, जैसे कि अगर हम बात करें कि उनकी जो भी सजा होती है एकदम से पूरा क्या करते हैं, माफ कर देते हैं, राइट, और उनको क्या करते हैं बेसिकली दे फ्री द राइट गिल्टी ऑफ क्राइम, है ना। जो भी आपका पर्सन रहता है उसको एकदम फ्री कर देते हैं कि उनके पूरे आरोपों से। देन कम्यूटेशन, इट डिनोट्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म। अब यहाँ पर समझिए कम्यूटेशन में क्या हो रहा है, मान लीजिए किसी को 10 साल की सजा है, राइट, तो उसको 10 साल की सजा ही रहेगी, लेकिन उसका क्या बदल देंगे, नेचर बदल देंगे। नेचर मतलब मान लीजिए किसी को सजा हुई, राइट, 10 साल की सजा हुई, तो उसको मान लीजिए कठिन परिश्रम, मतलब बेसिकली क्या था आप कह सकते हो, कठिन परिश्रम वाली सजा मिली थी, है ना, रिग्रेस पनिशमेंट मिली थी। तो उसको वो क्या कर सकते हैं, बेसिकली लाइटर पनिशमेंट कर सकते हैं, है ना। जैसे उनको मान लीजिए कुछ काम कराया जाता था, है ना, कुछ कठिन काम कराया जाता था, लेकिन अब क्या कर दिया, उनका नेचर बदल के लाइटर कर दिया कि अब उनसे उतना वो काम नहीं कराया जाएगा। देन अब हम समझते हैं रिमिशन मतलब क्या होता है, इट इम्प्लाइज द रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। मतलब अब पीरियड चेंज कर देंगे, मतलब 10 से 5 साल कर देंगे, लेकिन अगर रिग्रेस पनिशमेंट है तो रिग्रेस पनिशमेंट रहेगा, राइट, और लाइटर है तो लाइटर ही रहेगा आपका। फिर अगर हम बात करें रिस्पाइट, it denotes awarding a lesser sentence in place of one originally awarded due to some special fact such as physical disability of a convict or the pregnancy of a woman offender। बेसिकली क्या कर रहे हैं उनको, राइट, लेसर आपका सेंटेंस दे रहे हैं किसको, राइट, जो भी आपका कन्विक्ट है ना, क्यों, ड्यू टू देयर फिजिकल डिसेबिलिटी, या फिर अगर जो वुमेन ऑफेंडर है या फिर वुमेन जो भी आपकी राइट कन्विक्ट है उनको अगर प्रेग्नेंट है तो उसके लिए, है ना। फिर रिप्राइव बेसिकली क्या कर रहा है, इट इम्प्लाइज दैट अ स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस, और यू कैन से स्पेशली फॉर दैट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। तो बेसिकली क्या लगा रहे हैं, स्टे लगा रहे हैं। अब ये स्टे क्यों लगा रहे हैं, जिससे कि जो आपका जो कन्विक्ट है ना वो क्या कर सके, राइट, प्रेसिडेंट से पार्डन मांग सके या फिर कम्यूटेशन कर सके, किससे, प्रेसिडेंट से, आपसे, राइट, जिससे उनकी जो सजा है वो क्या कर सके, कम से कम या तो रहा हो जाए पूरा, या तो सजा उनका क्या हो जाए, राइट, बेसिकली जैसे अगर उनको मृत्यु दंड मिल रहा है तो उसके बाद जगह अगर कम्यूटेशन हो रहा है तो आजीवन कारावास मिल सकता है। तो ये आपका रहता है आर्टिकल 72 में। Okay, student. Okay, so guys, I hope all of you understood this. Okay, so with this now I'm ending this right session. So thank you. Hope you like all this video. So please like and subscribe.